हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर पॉलिटिकल साइंस। और सेमेस्टर वन में पॉलिटिकल साइंस में पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें यूनिट 8 है। पहले मैंने सिलेबस का डिस्कशन मैं कर चुका हूँ और सिलेबस का डिस्कशन आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो वीडियो 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। तो सबसे पहले पहली यूनिट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास और राजनीतिक सांस्कृतिक रुझान। तो राष्ट्र किसे कहते हैं ये जानेंगे, आंदोलन किसे कहते हैं इसको देखेंगे, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं इसको जानेंगे। हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। उत्पत्ति कैसे हुई? 1857 से हुई। फिर विकास कैसे हुआ? 1857 से लेकर के 1947 तक विकास हुआ आंदोलन का। यह आंदोलन आगे बढ़ा या अपना उद्देश्य आज़ादी प्राप्त करना था उसको प्राप्त किया। तो ये 3 चरणों में हम पढ़ेंगे, आगे जाके आपको पता चलेगा। उसके बाद इसके राजनीतिक सांस्कृतिक रुझान कैसे रहे, मतलब राजनीति को कैसे चेंज किया इसने, हमारी संस्कृति हमारे समाज को कैसे चेंज किया इसने, इस आंदोलन ने कैसे इसमें समाज सुधार हुआ, कैसे इसमें शराबबंदी भी हुई बीच में, कैसे इसमें जो है विधवा पुनर्विवाह की बातें हुई, सती प्रथा पर जो है रोक की बात हुई, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी जो है उसको दूर करने की बात हुई, उसका निषेध करने की बात हुई। गांधी जी ने बहुत निचले तबकों के उद्धार के लिए आंदोलन चलाए। समानता की बात हुई, स्वतंत्रता की बात हुई। हम्म सब पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की बात हुई, एक भाषा की बात हुई। इस तरह हमको ये पढ़ना है, राजनीतिक और सांस्कृतिक रुझान। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप एक बार फिर इसको जान लीजिए कि हम लोग जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं उसमें पाकिस्तान, और उस समय तो पाकिस्तान बना नहीं था, उस समय तो पाकिस्तान बना नहीं था, उस समय तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था। राइट। ये आपका मैप हो गया इंडिया का। ये मैप आज के टाइम का है 1947 के बाद, और ये मैप हो गया आपका 1947 से पहले का मैप हो गया, इधर वाला लेफ्ट वाला। ओके। ये पाकिस्तान है इसमें, और ये बांग्लादेश है। उस समय पे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के दोनों भारतवर्ष के अंतर्गत आते थे, इंडिया के अंतर्गत आते थे। तो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन किसके अंदर चला? इंडिया के अंदर चला। इंडिया में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। 1947 में जब आज़ादी मिल गई तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग देश बन गया। ये पहले एक ही देश था, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश था। ये कब बना? 1971 में। अब ये दो देश बन गए, पाकिस्तान फिर दोबारा दो भागों में टूट गया। ये तो सामान्य सी बात है। तो हमको पहली यूनिट देखो, यूनिट में इतना ही लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास और राजनीतिक और सांस्कृतिक रुझान। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब पढ़ना वो पड़ेगा जो पेपर में आता है। अब पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। लगभग 100 शब्द में एक तरह के क्वेश्चन आना चाहिए। एक जो है लगभग 200 वर्ड्स में हमको तैयार करना है, एक 300 वर्ड्स में तैयार करना है। लेकिन हमको इसको क्या करना है, कोई भी टॉपिक लेना है उसको हम लगभग 300 वर्ड्स में तैयार कर लेंगे। 100 वर्ड्स में आएगा तो 100 में लिख देंगे, 200 में आएगा 200 में लिख देंगे, 300 में आएगा 300 में लिख देंगे, 50 वर्ड्स में आएगा 50 वर्ड्स में लिख देंगे। इस पहले यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख लो। इस पहले यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख लो। राष्ट्र पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे 1857 का, अधिनियम 1858 का पढ़ेंगे कि कौन लाया। उस टाइम पे तो अंग्रेजों की हुकूमत थी भारतवर्ष पे, तो भारतवर्ष पे किन्होंने जो है अधिनियम लाए, एक्ट लाए, कानून लाए? अंग्रेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी जो आजकल के टाइम में कांग्रेस है। मुस्लिम लीग बनी, क्या क्या काम किया, क्या इसके उद्देश्य थे, कैसे इसने पाकिस्तान को आज मार्ग प्रशस्त किया कि पाकिस्तान अलग देश बन जाए। बंगाल विभाजन कैसे हुआ? पूर्वी बंगाल बोलते थे बांग्लादेश को, जो आज का बांग्लादेश है उसको पूर्वी बंगाल बोलते थे, और इसीलिए पश्चिमी बंगाल किसको बोलते हैं? आज भी पश्चिम बंगाल हमारे यहाँ स्टेट है, पहले पूरा बंगाल एक हुआ करता था। तो ये बंगाल विभाजन कैसे हुआ, कारण क्या थे, क्यों अंग्रेजों ने इसको दो भागों में तोड़ दिया? स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये कितना सफल रहा? ठीक। सूरत विभाजन 1900 एक्ट, फिर 1909 में एक्ट लाए अंग्रेज, इसको पढ़ना है।
भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ना है, लखनऊ समझौता पढ़ना है, किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन इसके पीछे थे। ठीक, उसके बाद रोलेट एक्ट पढ़ना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन पढ़ना है, असहयोग आंदोलन पढ़ना है, चोरी चोरा कांड और काकोरी कांड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए किस तरह का आया। लास्ट 5 साल के लगभग क्वेश्चन पेपर देखिए आप, तो पता चलेगा उसमें से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग इसमें मुझे लगता है 75 नंबर का पेपर आता है, 25 नंबर का इंटरनल रहता है, ये बाहर सेंटर पे दिया जाता है, इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो इसमें से लगभग 10 से 15 नंबर का तो इस यूनिट में आता ही है, लगभग 10 नंबर का, ये ध्यान रखना है। और क्या करना है इसमें, इसमें साइमन आयोग, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी और इरविन के बीच में समझौता, भारतीय शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिली, और माउंटबेटन योजना के तहत इन दोनों के तहत दो अलग अलग पार्ट में भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। तो इसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो छूट गई हो, तो मुझे कमेंट में बताइए कि अगर इसके अलावा भी कुछ टॉपिक पढ़ाना हो तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। ये बात ध्यान रखना है कि ये बेसिकली हिस्ट्री का हिस्सा है, ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है। स्वतंत्रता आंदोलन हिस्ट्री के पेपर में पढ़ा जाता है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप जब इतिहास जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा संविधान कैसे बना, संविधान क्यों ऐसा बना, लोकतंत्र हम क्यों लाए, और फिर संविधान के अंदर क्या है। अब इससे लगभग आता तो एक ही क्वेश्चन है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इसका वृहद रूप जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ओके, चलते हैं आगे। यूनिट पहली है, वीडियो दूसरी है, ध्यान से देखना है। ये पोज करके आपको देखना है कि आपका पोज करके आपको उसको नोट्स बना लेना है। ओके, तो ये आपको करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहते हैं? ये देखिए आप, राष्ट्र जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता हो, समानता हो, उनका एक ही तरह का इतिहास हो, उनकी एक तरह की संस्कृति हो, संस्कृति का मतलब लगभग एक तरह का रहन सहन, खान पान, उनकी भाषा, उनकी जो है वो पूजा पद्धति या उनका परंपराएं या उनकी विचारधाराएं, इन सबको मिलाकर के संस्कृति बनती है। एक तो ये जानना है। दूसरी बात, राष्ट्र जो है वो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होता। राष्ट्र के जो है बहुत सारे लोग हैं, किसी समुदाय है, कोई समूह है, कोई समुदाय है, उस समूह और समुदाय के अगर लोगों के बीच में एकता है, समानता है, उनका एक ही तरह का इतिहास हजारों सालों से रहा है, उनकी लगभग एक ही तरह से भाषा है, उनके जीवन मूल्य एक ही तरह के हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, तो इस तरह के समुदाय को कहते हैं राष्ट्र। और इस तरह के लोगों की जो है भावनाओं को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है? भावना है, विचारधारा है, जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा हो, प्रेम हो, सम्मान हो, समर्पण की भावना हो। उदाहरण से समझाता हूँ मैं। एक देश रहता है, उसमें अलग अलग तरह के लोग आकर के बस गए, तो उनमें कभी राष्ट्र की भावना नहीं आएगी, क्योंकि उनका इतिहास एक तरह का नहीं है, उनकी पूजा पद्धति एक तरह की नहीं है, उनकी संस्कृति एक तरह की नहीं है, उनमें समानता नहीं है, भले ही वो एक देश के रूप में एक जगह रहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भारत के कुछ लोग जा करके कहाँ बस गए? अमेरिका में, कुछ लोग इंग्लैंड में चले गए, लेकिन आज भी उनको अपने देश के प्रति लगाव है, अपने देश में कोई समस्या होती है तो सहायता करते हैं, अपने देश के लोगों के प्रति प्यार है, वो आज भी अपने बच्चों के साथ उसी तरह की भाषा हिंदी बोलते हैं। उनके जीवन मूल्य आज भी ऐसे ही हैं। जीवन मूल्य का मतलब अच्छी बातें, अच्छी बातों का मतलब जैसे हमारे मूल्य क्या हैं? सच बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा ना करना है, बड़ों का सम्मान करना है, वसुधैव कुटुंबकम है। ठीक इस तरह की अच्छी अच्छी बातें जीवन के मूल्य कहलाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अमेरिका के नागरिक बन गए हों, कुछ लोग अमेरिका के नागरिक बन गए हों, लेकिन वो हमारा राष्ट्र कहाँ तक फैला है? अमेरिका तक फैला है। लेकिन देश हमारा कहाँ तक है? भारत है। ये हमारा देश मान लिया भारत है। तो राष्ट्र का कोई सीमाओं से मतलब नहीं है। हो सकता है कोई चीन में बैठा हो, उसको हमारे साथ प्रेम हो, वो अपने देश के लिए जो है सम्मान हो,
उसमें जो है देश में जो है उसके लिए भावना हो। हमारे देश में कुछ गलत होता है तो उसको दुख होता होगा, हमारे देश के में कुछ अच्छा होता है तो उसको अच्छा लगता होगा। तो ये क्या कहलाता है? ये राष्ट्र कहलाता है। तो अगर आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में राष्ट्र की परिभाषा आती है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। राष्ट्रवाद भावना होती है, राष्ट्र समुदाय होता है, स्थान हो सकता है। ये एक किस्म से कल्पनात्मक होता है। कल्पनात्मक का मतलब ये किसी समुदाय, एक जरूरी नहीं कि ये लोग एक ही जगह रह रहे हो, मैंने बताया तभी राष्ट्र कहलाएगा। हो सकता है हमारा राष्ट्र की भावना हमारे पूरे विश्व में फैली हुई हो। कुछ लोग चाइना, कुछ लोग अफ्रीका, कुछ लोग अमेरिका, कुछ लोग इंग्लैंड रहते हो, लेकिन हम सबको मिलकर के एक राष्ट्र बनता है। ठीक, राष्ट्र राज्य में क्या अंतर होता है? राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है ये भी मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ उसको। राष्ट्र राज्य में क्या अंतर होता है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ उसको। देश में और राष्ट्र में क्या अंतर होता है मैंने आपको बताया। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य को क्या बोलते हैं? देश। तो आप चाहे इसको लिखो राज्य और चाहे लिखो उसको आप देश, और ये हो गया राष्ट्र। तो इसमें भावना चेतना होगी, यहाँ जरूरी नहीं है, बल्कि एक भौतिक संस्था है। जैसे हमारी बाउंड्री में पता है ऊपर जम्मू कश्मीर तक है और नीचे तमिलनाडु तक है, तो ये तो हो गया राज्य। इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। एकता पर आधारित होता है, संस्कृति एक होती है। ये जरूरी नहीं है कानून और शासन पर भी आधारित होता है, जरूरी नहीं इसमें भी हो सकता है बहुत अलग अलग उठा करके लोग एक देश बना लें, उनमें आपस में इस तरह का सम्मान ना हो। ठीक है, वो कानून के शासन के तहत गवर्न हो रहे हैं, वो लोग बात मानते हैं कानून की, कानून के अनुसार चलते हैं, लेकिन हो सकता है वो भावना ना हो उसमें। ठीक, तो इस तरह के ऐसा हो सकता है। तीसरी चीज़, सीमाएं निश्चित नहीं होती, इसकी सीमाएं निश्चित होती है, मैंने बताया। उदाहरण इसका भारतीय राष्ट्र पूरी दुनिया में फैला है, और ये क्या हो गया, इसकी सीमा भारतीय गणराज्य, भारतीय गणराज्य। ठीक, तो राष्ट्र और राज्य में ये अंतर हो गया। ये नहीं पूछेगा आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए इसका हमको कि ये कैसे, राष्ट्र और राज्य क्या होता है। आपको सिर्फ इतना लिखना है राष्ट्र किसे कहते हैं और राष्ट्रवाद किसे होता है, क्योंकि हमारा शुरू में कहाँ से शुरू हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन। जब राष्ट्र ही नहीं पता तो आंदोलन ही नहीं पता तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे समझेंगे? तो राष्ट्र हो गया समुदाय, हो सकता है उसकी सीमाएं निश्चित नहीं होती। राष्ट्रवाद हो गया वैसा भावना, भावना अपना अपने लोगों के प्रति सम्मान, उनके प्रति निष्ठा, प्रेम, समर्पण की भावना। तो ये दो चीज होगी। नेक्स्ट, इसके बाद राष्ट्रवाद कैसे बनता है? एकता हो भौगोलिक, बहुत लंबे समय से एक साथ साथ रह रहे हों, एक ही भूमि, जलवायु, सीमाओं से जुड़े हों, उनमें एकता और साझा की पहचान की भावना धीरे धीरे विकसित हो जाती है। हम लोग बहुत सालों से, हजारों सालों से इंडिया में रह रहे हैं। इधर इधर आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, एमपी है, नीचे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात है। तो भौगोलिक एकता है कैसे? ऊपर यहाँ पे क्या है? हिमालय है, इधर नीचे क्या है? महासागर है। तो ये एक अलग तरह का इसकी भौगोलिक संरचना भारत की है। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया, और जगह की देश की भी हो सकती है। हो सकता है चाइना राष्ट्र हो, चाइना देश भी हो, अमेरिकन भी राष्ट्र। जैसे उदाहरण देता हूँ, ऊपर कनाडा है और साइड में तुम्हारा अलग देश है, और ये आपका महासागर होगा। तो भौगोलिक एकता इसके निर्माण में सहायक हो सकता है, इसमें सहायक तत्व तो हैं। धार्मिक एकरूपता, एक ही तरह के धर्म और भाषा के लोग रहते हों, उनकी मान्यताएं एक हो, उनके मूल्य एक हों, बहुत समय से एक ही तरह की परंपरा का पालन कर रहे हों। ठीक, उनकी भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, क्योंकि हमको क्या है, एक तरह का इतिहास हो, एक तरह की भाषा हो, एक तरह की संस्कृति हो, एक तरह के जीवन मूल्य हो। तो भौगोलिक एकता हो, धार्मिक, एक तरह के लगभग धर्म के लोग रहते हो, जरूरी नहीं। अब आप कहोगे कि भारत में तो एक तरह के धर्म के लोग नहीं रहते, तो ये जो सहायक तत्व हैं इनमें से हो सकता है किसी में एक दो मिसिंग हो सकता है एक दो तत्व कमजोर हो सकता है दूसरा तत्व ज़्यादा मजबूत हो। जैसे हमारे यहाँ भौगोलिक एकता का तत्व ज़्यादा मजबूत है,
और दूसरी बात, धार्मिक एक रूपता भी है। तमिलनाडु में भी हिंदू रहते हैं जैसे, और हम लोग हिंदू मुसलमान बहुत लंबे समय से साथ में रह रहे हैं। तो धार्मिक एक मिलजुल करके सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म समान है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, एक साथ रह रहे हैं। तो धार्मिक एक रूपता, समान संस्कृति हो, रीति रिवाज एक तरह के हो, कला, साहित्य, जीवन शैली। रामायण हमारे यहाँ भी चलती है, साउथ में भी चलती है। महाभारत यहाँ भी चलता है, साउथ में भी चलता है। गीता यहाँ भी चलती है, साउथ में भी चलती है। पूरे भारतवर्ष में एक तरह की साहित्य पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? एक तरह का धर्म है नहीं है? ये जो हो सकता है कोई तत्व थोड़ा सा कमजोर हो, कोई तत्व जो है वो मजबूत हो। तो समान संस्कृति परंपरा, ये भी राष्ट्रवाद के निर्माण में सहायक तत्व है। जाति, एक ही तरह के नस्ल के लोग रहते हों, एक ही तरह के धर्म के लोग रहते हों, एक ही तरह के वंश के लोग रहते हों, एक ही तरह के रक्त संबंध के लोग रहते हों, तो ये भी राष्ट्र को, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में, किसी जगह को राष्ट्र बनाने में मदद करता है। भाषाई एकता, एक तरह की भाषा हो, संस्कृत से अलग अलग भाषा निकली। और आपको याद होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक देश एक राष्ट्र बनाने की बात चली थी, ये मैं आपको बता दूं। महात्मा गांधी जी गुजरात से थे, उन्होंने भी कहा कि हिंदी को एक भाषा बना लिया जाए। हालांकि अभी भी डिबेट चल रही है, एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदी अभी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, अधिकतर उसमें बोली जाती है हमारे देश के अधिकतर क्षेत्र में। साउथ में जाओगे तो मराठी भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है। पंजाब में जाओगे तो पंजाबी है। तो एक भाषा बनाने की बात उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी चली थी, ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत हो सके। क्यों भाई राष्ट्र बन सकता है? कोई शोषण हुआ हो सब लोगों का मिल करके। अब आपने देखा होगा गांव में या अपने शहर में किसी कॉलोनी में, यदि एक ही तरह का किसी का शोषण हो रहा है तो सब लोग इकट्ठे होके होते हैं ना, इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ कोशिश करते हैं बोलने की। तो आपस में जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? जैसे मैं आपको, कोई कॉलोनी है और उस कॉलोनी में काफ़ी टाइम से साफ सफाई नहीं हुई, सब लोग परेशान हैं, सब लोग आपस में बात करते हैं कि चलो भाई हम डीएम से शिकायत करते हैं या चलो महापौर से शिकायत करते हैं। और फिर उनमें रोष भी आता है, इकट्ठा होके जाते भी हैं, और हो सकता है वो कोई केस लड़ते हैं इसके खिलाफ, नगर पालिका के, नगर निगम के या अधिकारियों के प्रति। तो उनमें एकता की भावना इकट्ठे होते हैं ना। तो कोई शोषण हुआ हो, कोई आर्थिक शोषण हो, सरकार जब देखो, अगर किसी सरकार ने जो है वो टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो अलग तबके के लोग इकट्ठा होकर के उसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं उसका, और उसको एक साथ मुक्ति पाने का साधन ढूंढते हैं। तो भी उसमें अपनत्व की भावना आती है, लोगों में एकता की भावना बढ़ती है। तो ये एक फैक्टर ये भी हो सकता है। समाचार पत्रों का प्रभाव, जैसे हमारे समय में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्र, एक केसरी था, अमृत बाजार पत्रिका था, द हिंदू था, इन्होंने राष्ट्रीय विचारों का प्रसार भी किया। इन पत्रों ने जागरूक कर स्वतंत्रता आंदोलन को जोड़ा। बहुत सारे पत्र, न्यूज़पेपर, मीडिया, उसके बाद साहित्य, कविताएं, गाने, नाटक, फिल्में भी। अब तो खैर ये तो अब की बात है, चलिए फिल्में आई। तो ये भी हो सकता है राष्ट्रवाद को, लोगों को एक करने में, लोगों को एक भावना में जोड़ने में भी मदद करती हैं। ठीक। जाति भेदभाव की नीति, अंग्रेजों ने शोषण किया हमारा, फूट डालो और राज करो की नीति करी, हिंदू और मुसलमान को आपस में भिड़ा दिया, ऊपरी जाति के लोगों को निचली जाति के लोगों में भिड़ा दिया। एक भाषा के, एक तरफ एक भाषा बोली जाती है, दूसरी तरफ दूसरी भाषा अगर बोली जाती है तो आपस में भाषावाद के नाम पे भिड़ा दिया, जातिवाद के नाम पे भिड़ा दिया, संप्रदायवाद के नाम पे भिड़ा दिया। तो इसके आधार पर भी बाद में जब लोग को पता चला तो एक हुए वो इस विभाजन के विरोध में, और एक हुए तो इसमें भी लोगों में एक राष्ट्र का भावना उत्पन्न हुआ। इसके बाद अन्य देशों की जागृति का प्रभाव। अब दूसरे देशों में हमने देखा कि भाई उन्होंने वहाँ पे गुलाम थे, तो उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, उन्होंने गुलाम थे तो किस तरह से जो है उस विदेशी शासन को उखाड़ फेंका, किस तरह से वहाँ लोगों ने जो है आंदोलन को हवा दी, किस तरह वहाँ पे जो है थिंकर और विचारक आए जिनको पढ़ करके नई नई चीज़ें पता चली, उससे भी लोग सीखते हैं। हमारे यहाँ कोई शोषण हो रहा है तो हमारे यहाँ पे अगर लोकतंत्र है, अगर टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के द्वारा दूसरे देश को लोग देखते हैं तो वो भी तो, उससे भी तो प्रेरणा मिलती है। ये भी एक राष्ट्र के रूप में लोगों को एक एकता के रूप में बांधता है।
तो इटली, अमेरिका, फ्रांस जैसे स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीयों को प्रेरणा दी। इन उदाहरणों से भारतीयों को विश्वास हुआ कि विदेशी शासन को हटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद हमारा 1850 के बाद आया। और राष्ट्रवाद कैसे बढ़ सकता है? सामान्य राष्ट्रवाद अगर हम लिखेंगे, अगर सामान्य पूछता है तो ये हमको ऐसे लिखना पड़ेगा भारत के संदर्भ में। अगर सिंपल राष्ट्रवाद हो तो हम फिर दुनिया के अलग अलग कोनों से उदाहरण देंगे। तो हमने क्या पढ़ा? हमने राष्ट्र पढ़ा, हमने राष्ट्रवाद पढ़ा, हमने राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़े। तो ये हमारा एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। ठीक, ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। और हमारे एक ये यूनिट छूट गई, सरकार के असंतोषजनक कार्य। वो मैंने बताया कि यदि एक कॉलोनी है और कॉलोनी में साफ सफाई नहीं होती, या कोई भ्रष्टाचार है, या कोई विकास नहीं होता है, तो लोग इकट्ठा होते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं तो एकता की भावना होती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक अगर शोषण हुआ है, शैक्षणिक, अगर सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ। अलग भी लिख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रवाद 1850 के बाद से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके उसने राष्ट्रीय आंदोलन को हवा बनी, राष्ट्रीय आंदोलन को हवा दी, और आगे जा करके अंततः हमें 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, और राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो ये हमारी एक सेकंड वीडियो इसमें हो गई। एक क्वेश्चन हमारा ये प्रिपेयर हो गया। ये चाहे एक छोटे क्वेश्चन में आता है चाहे बड़े क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आंदोलन की, और फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की, और उसके बाद हम 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे। आप अपना कमेंट करके वीडियो में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में यदि आपको कोई टॉपिक समझना है, पढ़ना है, और उसका नोट चाहिए होगा, या उसके टॉपिक पर वीडियो बना दें तो लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।